बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम आपने मोस्टली ने गलत लिखा है, तो मैंने सोचा इसको डिस्कस कर लिया जाए। वैसे जो मैं मार्क करके आपको सेंड करती हूँ उसको चेक कर लिया करें, जिसके ऑलमोस्ट सही होते हैं उस को फॉलो करें और उन रूल्स को दोबारा से करने की कोशिश करें, अप्लाई करें और नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करें। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन किया था अकीला ने कि हम इसको 5-5 ब्रोमो कह सकते हैं। अगर आप इसको 5-5 ब्रोमो कहें तो आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। जो मुझे आपकी रीज़न समझ आई, आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी तो आपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की। नो डाउट वी आर गिविंग द प्रेफरेंस टू द डबल बॉन्ड, बट वाई यू आर स्टार्टिंग द नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन, यू कैन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन। और जबकि इस कार्बन से स्टार्ट लेते हुए ब्रोमो को लोएस्ट नंबर मिलेगा। यहाँ से अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करें तो ब्रोमो को 5 मिलता है, जबकि आपने जो लिखा है मोस्टली बच्चों ने वो 2-2 ब्रोमो लिखा है। मोस्टली क्या, सब ने 2-2 ब्रोमो लिखा हुआ था। आपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की और आपने इसको 2 दिया। जब भी डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है तो दोनों उसके जो कार्बन होते हैं दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द चेन। आपने इस कार्बन को तो शामिल कर लिया और आगे चले गए, इसका मतलब है ये आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं दी। हम जब भी डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं तो हम लोअर नंबर से डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करते हैं। तो जब आपने इसको 1 कह दिया तो दिस इज़ नॉट अ लोअर नंबर। लोअर नंबर तो इसको होना चाहिए था। तो यू विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन। ये होगा 1 2 3 4 5, तो ये नाम बनेगा 3 डाइब्रोमो साइक्लोपेंटीन। अच्छा, ये नाम डिस्कस हो गया। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको साथ के साथ आप पूछ लिया करें। ये खैर आपका ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था तो ये मैंने साथ बता दिया ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। कल हमने बात ख़त्म की थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से तक। अब आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं? यू विल सी अ रेगुलर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़ विच विल बी सेम इन ऑल द ग्रुप्स। रेगुलर ग्रेडेशन प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि जो भी आप ट्रेंड देखेंगे प्रॉपर्टीज़ का वो सेम आप हर ग्रुप में सेम ऑब्ज़र्व करेंगे। जैसे अगर एटॉमिक नंबर है तो वो डाउन द ग्रुप बढ़ रहा होगा, या कोई और फैक्टर है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, कोई और फैक्टर्स हैं, तो उनकी एक रेगुलर ग्रेडेशन आपको तमाम ग्रुप्स में सेम दिखाई देगी। नेक्स्ट इसका एडवांटेज ये था कि जैसे ही आप ग्रुप नंबर देखते हैं तो इट गिव्स यू द आइडिया अबाउट द हाईएस्ट वैलेंस स्टेट। जो भी ग्रुप नंबर होगा इट विल रिप्रेजेंट इट्स हाईएस्ट वैलेंस स्टेट। जैसे अगर ग्रुप 1 में एलिमेंट्स मौजूद हैं तो उसकी हाईएस्ट वैलेंस स्टेट 1 होगी, एक्सेप्ट द ग्रुप 8 को छोड़ के बाकी तमाम ग्रुप्स के लिए ये रूल अप्लाई होगा। थर्ड ये कि दे शो आर डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप से मुराद फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। डायगोनल जो पहले ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होगा वो दूसरे ग्रुप के सेकंड मेंबर से प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबल करेगा, तो ये डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करते हैं। ही ऑल्सो प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिसिंग एलिमेंट्स फ्रॉम गैप। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि गैप में जो गैप उसने छोड़े थे उन एलिमेंट्स के लिए जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को उसने डिस्कस किया था। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज था कि एलिमेंट डिस्कवर ना होने के बावजूद भी उसने उसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर लिया था। नेक्स्ट उसने कुछ एटॉमिक वेट्स को करेक्ट किया, जैसे हमने पिछली में सेलाइन फीचर्स में लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि उसको उसने ख़ास एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके तो बहुत सारे एलिमेंट्स के उसने एटॉमिक मासेस को चेंज किया था। जैसे एल्यूमिनियम 40.5 पे था लेकिन उसने उसको चेंज किया 27 और उसको इन बिटवीन रखा मैग्नीशियम और सिलिकॉन के। ऑब्वियसली 24 और 28 जो बीच में 27 उसका एटॉमिक वेट था तो एल्यूमिनियम इसके बीच एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से और बहुत से एलिमेंट्स हैं जिसके उसने एटॉमिक वेट को करेक्ट किया था। ऑब्वियसली हर थ्योरी जो भी आप पढ़ेंगे, हर साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन होगी उसमें उसके एडवांटेजेस भी होंगे और कुछ डिफेक्ट्स भी होंगे, लिमिटेशंस भी होंगी। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी? सबसे पहले लिमिटेशन है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट क्लियर। जैसे कि आज हमारे पास पीरियोडिक टेबल सामने है तो उस वक्त हाइड्रोजन की पोजीशन कोई क्लियर नहीं थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट उसने कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखा हुआ था। जैसे कॉपर और मरकरी है, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम थी लेकिन दे वर प्रेजेंट इन द डिफरेंट ग्रुप्स। और डिसिमिलर जो एलिमेंट्स थे उनको सेम ग्रुप में रखा हुआ था। जैसे एल्कली मेटल्स को और सिल्वर गोल्ड को, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं हमें पता, और ये एल्कली मेटल्स हैं, दोनों को उसने एक ही ग्रुप में रख दिया। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज था, डिफेक्ट था इस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का कि सेम एलिमेंट डिफरेंट ग्रुप में थे और डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो सेम ग्रुप में पाए जा रहे थे। प्रॉपर प्लेस नहीं थी लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के लिए। और कुछ लोअर एटॉमिक वेट के जो एलिमेंट्स थे दे वर टेकिंग प्रेसिडेंट ओवर द हायर वन। जिसका एटॉमिक नंबर लोअर था वो पहले लिखा जा रहा था और जिसका
कम था वो बाद में, एटॉमिक वेट सॉरी नॉट एटॉमिक नंबर। जैसे कि आर्गॉन 40 एटॉमिक मास है तो पोटाशियम का 39, तो आर्गॉन पहले लिखा जा रहा था पीरियोडिक टेबल में, पोटाशियम बाद में, जबकि एटॉमिक मास की बेस पे अगर हम इसको अरेंज करें तो पहले पोटाशियम आना चाहिए और बाद में आर्गॉन को आना चाहिए। आइसोटोप के लिए कोई ख़ास जगह नहीं थी, ऑब्वियसली जब एटॉमिक मास की बात होती है तो वहाँ आइसोटोप का जिक्र होना लाजमी बात है कि अगर हम एटॉमिक मास को देखें तो आइसोटोप का क्या डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास ही डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। अच्छा, उसने एक्सप्लेन भी नहीं किया था स्टेबिलिटी को ऐसी वैलेंस स्टेट के लिए जो 2 से डिफ़र करते हैं। जैसे लेड है, लेड 2 भी शो करता है, 4 भी शो करता है, तो उसने जो 2 यूनिट्स के साथ डिफ़र करती थी वैलेंस स्टेट उसको उसने जस्टिफाई नहीं किया था कि इसकी क्या वजह है। देयर वाज आल्सो नो एक्सप्लेनेशन फॉर द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट मेंबर वाज शोइंग द डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वो वजह बता नहीं सका कि इसकी क्या वजह है कि पहला मेंबर डिफरेंट क्यों है बाकी ग्रुप से। जो पहला मेंबर था वो नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड मेंबर से रिजेंबल कर रहा था, जो कि हमने पीछे पढ़ा डायगोनल रिलेशनशिप। ग्रुप नंबर इंडिकेट्स मैक्सिमम वैलेंस स्टेट। अच्छा, ये भी बात हम कर चुके हैं कि जो ग्रुप नंबर हैं वो क्या बताते थे, मैक्सिमम वैलेंस स्टेट को। अगर 4 है कोई ग्रुप, उसमें एलिमेंट 4 ग्रुप में मौजूद है तो उसकी मैक्सिमम वैलेंस स्टेट क्या होगी, 4। लेकिन ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा था फॉर द 8th ग्रुप एक्सेप्ट द रुथेनियम एंड ऑस्मियम। ये दोनों उस पर एप्लीकेबल थे, लेकिन बाकी 8th के जो मेंबर्स थे उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। अच्छा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बाद इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी पीरियोडिक टेबल की तरफ। इसी से आगे बातें चलती रहीं और फिर हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया। तो उसके बाद लूथर मेयर का वर्क है इन 1869। उसने भी यही कहा था कि केमिकल एलिमेंट्स जो हैं दे आर द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यहाँ तक बात एटॉमिक वेट तक रही थी कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ दे आर द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। आप ये कह सकते हैं कि एटॉमिक वेट ऐसी प्रॉपर्टी है जो उनको उनकी पीरियोडिसिटी की वजह बनती है। यहाँ तक ये बात चली। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को देखें तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, कुछ डिफेक्ट्स थे जिनको आगे उसकी मेन वजह क्या थी, उसकी मेन जो रीज़न थी दैट वाज द एटॉमिक वेट। देयर द प्रॉपर्टी फंडामेंटल प्रॉपर्टी वाज द एटॉमिक वेट वाइल दिस वाज नॉट करेक्ट। इनफैक्ट जो एटॉमिक नंबर है वो पीरियोडिसिटी की वजह बन रहा था, नॉट द एटॉमिक मास। तो यही एक सबसे बड़ी उसकी शॉर्ट कमिंग थी। उसको दूर कैसे किया गया, बाय द डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हम देखने जा रहे हैं। दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूजले वर्क। तो ये मूजले वर्क के नाम से आएगा, तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। जितनी डिटेल में मैं आपको करवाऊंगी आपने बुक से भी देखना है और उसको इस डिटेल के साथ भी मिक्स करना है। 1913 में मूजले ने क्या किया था, एक्सरे को स्टडी किया था। एक्सरे क्या है, बेसिकली रेज़ हैं जो किसी भी एलिमेंट्स से उसने इमिट होने वाली रेज़ को स्टडी किया। उसने 38 एलिमेंट्स को स्टडी किया था और उसने कहा कि इसमें करेक्टरिस्टिक लाइन आती है दैट कुड बी डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट लाइंस। लिया क्या, उसने 38 एलिमेंट्स लिए, उन पे कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट कराई और उससे एक्स रेज निकली। एक्स रेज आर वेरी पावरफुल रेज, हाई एनर्जी रेज को कहते हैं। तो जो एक्स रेज निकली उसको उसने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उसने बताया कि जो रेज निकलती हैं उसकी हर लाइन जो है दैट कुड बी डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट लाइंस, जिसको क्या कहा गया, के एंड एल रेडिएशंस। बार्कला और सैडलर 2 अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन रेडिएशंस को ऑलरेडी स्टडी किया हुआ था, लेकिन इन 1908। लेकिन उन्होंने क्या किया था, दे स्टडीड ओनली द एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़। उन्होंने एब्जॉर्ब होने वाली जो उसकी प्रॉपर्टीज़ थी उनको डिस्कस किया था, ना कि उसकी इमिशन को। यहाँ पे जो उसने स्टडी किया है उसकी इमिटेड रेज को स्टडी किया। अच्छा, जो 2 रेज उसने डिस्टिंक्ट कहा कि लाइन में इसको डिवाइड किया जा सकता है, एक के और दूसरा एल। के आर द मोर पेनिट्रेटिंग रेज वाइल द एल आर लेस पेनिट्रेटिंग रेज। मोर पेनिट्रेटिंग से मुराद क्या है, जो ज़्यादा पावरफुल रेज होती हैं दे हैव मोर पेनिट्रेशन, और जिनकी पावर कम होती है, एनर्जी कम होती है, दे हैव लेस पेनिट्रेशन। तो के जो हैं दे आर, जैसे ये मोर पेनिट्रेटिंग हैं तो दे आर मोर पावरफुल, मोर एनर्जेटिक रेज दैन द एल। तो 2 डिस्टिंक्ट लाइंस में इसको डिवाइड किया गया, के और एल। मूजले लॉ आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा एफएससी में। ये वही उसने मूजले लॉ बताया है। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट लिया हुआ है, इक्वल टू a इंटू जी माइनस बी। ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ वाइल जी इज़ द एटॉमिक नंबर। अब अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का रिलेशनशिप आपको डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की है ये अब हम देखते हैं।
ये हमारे पास कोई भी एटम है, दरमियान में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, बाहर उसका पहला शेल है विच इज़ के, उसके बाहर दूसरा शेल है विच इज़ एल, नेक्स्ट और भी शेल हो सकते हैं एम, एन एंड सो ऑन। जो पहला शेल है के, जब इस पर कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट की जाती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, कहीं से भी हो सकता है वैसे तो इजेक्ट, के से भी, एल से भी और एम से भी। अगर तो ये के से इजेक्ट करे तो ये के आते, इसका स्पेक्ट्रम में के लाइन आएगी। अगर ये एल से इमिट होगी इलेक्ट्रॉन तो एल आएगा, अगर एम से इजेक्ट होता है तो एम आएगा। तो मोस्ट प्रोबल चांस ही होता है, मोस्ट प्रॉब्ली इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड फ्रॉम द के विच इज़ द इनर शेल। जब कैथोड रेज बम्बार्डमेंट होती है कैथोड रेज की तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देते हैं। यहाँ जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो यहाँ क्या हो जाता है, वेकेंट स्पेस क्रिएट हो जाती है। ऑब्वियसली जब ये के का एनर्जी लेवल लोअर है एज़ कम्पेयर टू एल, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर्स टू बी इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल रादर इन द हाई एनर्जी ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन जब उसको वेकेंट स्पेस मिलेगी हाई एनर्जी वाले को, तो वो क्या करेगा, इट विल जंप फ्रॉम एल शेल टू द के, वो एल से जंप करके के में आ जाएगा। इस तरह से ये इसकी वेकेंट स्पेस को फिल कर देगा। अब ऑब्वियसली हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में आया है, तो हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में आने के लिए उसने क्या किया, एनर्जी को इमिट किया। अब वो जो एनर्जी इमिट की उसने इन द फॉर्म ऑफ रेज की, और उसी रेज की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। ये थोड़ा सा कनेक्शन बनाएं ताकि आपको ये लॉ क्लियर हो सके कि किस फ्रीक्वेंसी और किसके एटॉमिक नंबर से डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है। तो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके न्यूक्लियर चार्ज को। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतने ज़्यादा उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे, और जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। इट मीन्स जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन है, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेज़ उसको चाहिए टू इमिट द इलेक्ट्रॉन। तो जब वो हाई एनर्जी रेज़ आती हैं, इसको इमिट करती हैं, तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो वही एनर्जी को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन विच इज़ कॉल्ड एक्सरे। उसने उसी एक्सरे को स्टडी किया था 38 एलिमेंट्स को, और उसने एक तरतीब से बता दिया कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है। जैसे यहाँ आपको ग्राफ में नज़र आ रहा है, डिफरेंट लाइंस हैं के, एल, एम। आप किसी एक को भी कंसीडर करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए के क्या है। मैंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन के से निकले तो के आएगी लाइन, अगर एल से निकल रहा है तो एल होगी, एम से निकल रहा है तो एम होगी। अब आप देखें यहाँ पे इस तरफ को जी लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, और इस तरफ को फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, अगर आप ग्राफ को देखें तो ये ऊपर को जा रहा है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी विल आल्सो भी इंक्रीज़। तो अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेज जो हैं वो इमिट होंगी। अच्छा, एक और ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखें तो इट इज़ इन बिटवीन लैम्डा विच इज़ वेवलेंथ एंड द इंटेंसिटी ऑफ द रेज़। उन रेज़ की वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप बताया हुआ है। तो यहाँ दो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, या दो पीक्स नज़र आ रही हैं। वन इज़ द के अल्फ़ा, अदर इज़ द के बीटा। के अल्फ़ा वो लाइन है विच इज़ appeared when electron is jumped from the L। अगर वो L से आता है K में तो K अल्फ़ा आएगी, और अगर वो M से आता है obviously there is a chance for the electron to jump from L as well as from M। तो कहीं से भी जंप कर सकता है, पर most probably it will jump from the L which is nearer to the K। यहाँ से उसका जंप करना आसान है as compared to M। तो वो L से भी जंप कर सकता है, M से भी कर सकता है। जब वो L से जंप करता है तो K अल्फ़ा अपीयर होगी, जब M से जंप करेगा तो इट विल बी के बीटा। तो दोनों रेज अपीयर हो रही हैं, लेकिन इंटेंसिटी अगर आप देखें तो इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है, के अल्फ़ा की, विच इज़ फ्रॉम L। तो L से आने वाला इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। पीक आपको हायर दिखाई दे रही है के बीटा से। जबकि अगर आप वेवलेंथ को देखें तो के अल्फ़ा की वेवलेंथ ज़्यादा है, के बीटा की वेवलेंथ कम है। जिसकी वेवलेंथ कम होती है दे आर मोर एनर्जेटिक रेज, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है। थोड़ा सा रिलेशनशिप आप बना के देखें। फ्रीक्वेंसी का और एनर्जी का रिलेशनशिप डायरेक्ट है, वेवलेंथ का और एनर्जी का रिलेशनशिप इनवर्स है। तो यहाँ पे ये जो आपको लॉन्गर वेवलेंथ दिखाई दे रही है इसकी एनर्जी कम है, और जो शॉर्टर वेवलेंथ की रे होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप है। के अल्फ़ा के बीटा, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है, के अल्फ़ा की, क्योंकि मैंने आपको बताया एल से जंप करना आसान है एज़ कम्पेयर टू एम। लेकिन इंटेंसिटी किसकी, एनर्जी किसकी ज़्यादा है, के बीटा की। ऑब्वियसली एम से इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, एल से डिस्टेंस कम है। तो एल से डिस्टेंस कम होने की वजह से कम एनर्जी की रेज इमिट होंगी,
m से डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा एनर्जी की रेज़ इमिट होंगी। तो यही सारा कुछ मूज़ले लॉ के मतलब है। ये आपको समझाने के लिए था, बाकी थ्योरेटिकल वर्क आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, वहाँ से उसको आपने तैयार करना है। आगे वही कुछ लिखा हुआ है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो सबसे अंदर वाले शेल की है उतनी ज़्यादा होगी जितना उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली शेल बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, तो उसकी इनर शेल के ऊपर अट्रैक्शन जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है। तो इस तरह से जी से डायरेक्ट रिलेशनशिप अट्रैक्शन का है और अट्रैक्शन से डायरेक्ट रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी का है। तो इन बातों को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। इसके बाद ये कंक्लूजन आ गया कि एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है। ये आप कह सकते हैं कि दे एटॉमिक नंबर कॉज अ पीरियोडिसिटी इन द एलिमेंट्स नॉट द एटॉमिक मास। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में आपको पता लगेगा। बहरहाल दिस वाज द मूज़ले लॉ इन विच ही डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर्स। होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई बात ना समझ में आई हो तो आप पूछ लीजिएगा दोबारा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक आप समझ लें या थोड़ा सा डिफरेंट है, आपने पहले इतना डिटेल से नहीं किया होगा, तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।